हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने, इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, विचार, विश्वास और धर्म की आज़ादी, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। आज यानी 26 जनवरी को इसी संविधान को लागू हुए 77 बरस हो गए। तो आज के शो में बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। कर्तव्य पथ पर हुई परेड में पहली बार क्या क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के कौन से सीन रिक्रिएट किए गए, इसी दौरान पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोलती कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई, भारत के चीफ गेस्ट बनकर आए यूरोपीय संघ के नेताओं ने क्या मैसेज दिया, क्या भारत और यूरोप ने मिलकर ट्रंप की टैरिफ काट निकाल ली है। सारे ब्यौरे देंगे और जानेंगे क्या पद्म पुरस्कारों के जरिए राजनीति हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और ऑपरेशन सिंदूर थीम के बीच करीब 6000 प्रतिभागियों ने परेड में हिस्सा लिया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की, फिर वो सैल्यूटिंग पोडियम पर आए। परेड की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो मेजर फोकस रहा ऑपरेशन सिंदूर पर। भारतीय सेना ने पहली बार फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन दिखाया, यानी युद्ध का असल सीन जो है उसे रिक्रिएट किया। ये 3 फेज में था। पहला था रिकॉनिसेंस यानी टोह लेना, इसमें 61 कैवलरी के दस्ते एक्टिव कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। फिर हाई मोबिलिटी रिकॉनिसेंस व्हीकल्स आए जिसमें सर्विलांस ड्रोन और रडार्स थे। ये सब टैक्टिकल ऑर्डर्स में दिखाए गए जैसे युद्ध की सिचुएशन में होता है। ग्राउंड और एरियल कंपोनेंट्स को मिलाकर बैटलफील्ड बनाया गया। कुछ बहुत ही हाईटेक हथियारों और डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन भी हुआ, मसलन T-90 मेन बैटल टैंक, अर्जुन मेन बैटल टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर, ऑल टेरेन व्हीकल्स, रोबोटिक म्यूल्स, शक्तिबाण, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश डिफेंस सिस्टम, बराक 8 और ड्रोन शक्ति। रिपोर्ट्स बताती है कि पहली बार रिपब्लिक डे परेड में ऐसा हुआ जब बैटल फॉर्मेशन दिखाए गए। वजह यही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह रहा। ऐसे में भारत की सैन्य ताकत को हाईलाइट किया गया। एक संप्रभु राष्ट्र की शक्तिशाली सेना जो दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है और अब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज यानी CHPM की। इसकी हालिया रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करके पाकिस्तान के भीतर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की, पाकिस्तान के एयर डिफेंस और सैन्य हवाई अड्डों को तबाह कर दिया और इस तरह से पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। अब वापस से रिपब्लिक डे की परेड पर आते हैं। इंडियन आर्मी की मार्चिंग यूनिट में 18 दस्ते और 13 बैंड्स नजर आए। भारतीय सेना के मिक्स्ड स्काउट्स, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 4 भैरव बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री के दस्ते बड़े हाइलाइट्स रहे। कुछ और हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना के 144 जवान, भारतीय वायुसेना के 144 एयरमैन, असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा के नेतृत्व में विमेन कोस्ट गार्ड महिला कमांडर्स के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और BSF का कैमल कंटिजेंट। एनिमल कंटिजेंट की भी अच्छी खासी चर्चा हुई। बैक्ट्रियन कैमल्स, जानस्कर पोनी, भारतीय ब्रीड के डॉग्स इत्यादि। इससे तर बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हाई एक्यूरेसी GPS, ऑल टेरेन व्हीकल्स भी दिखाए गए। फ्लाई पास्ट ने समा बांध दिया।
29 एयरक्राफ्ट आसमान में दिखे, 16 फाइटर, 4 ट्रांसपोर्ट और 9 हेलीकॉप्टर्स। राफेल, सुखोई और मिग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन बनाया गया। ध्रुव, Mi-17, C-295 के जरिए प्रहार और फ्लैग फॉर्मेशन बनाए गए। रिपब्लिक डे परेड की बात झांकियों के बिना पूरी नहीं हो सकती। 30 झांकियां नजर आई 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। इसमें 13 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियों की थीम अनेकता में एकता, वंदे मातरम के 150 बरस और आत्मनिर्भरता। असम की झांकी से शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंडी विरासत को दर्शाया गया। केरल में सस्टेनेबल फार्मिंग, गुजरात में हैंडीक्राफ्ट, महाराष्ट्र में जो है वहाँ के सांस्कृतिक त्यौहार और तमिलनाडु की झांकी में जो है द्रविड़ वास्तुकला फोकस में रहा। रक्षा मंत्रालय ने अपनी झांकी में आत्मनिर्भर हथियारों पर फोकस किया। कृषि मंत्रालय की झांकी में किसानों से जुड़ी योजनाओं को हाईलाइट किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक केंद्रों को दर्शाया और इससे इतर INS विक्रांत, मराठा नेवी शिप्स, कालवरी सबमरीन के मॉडल्स की झलकियां भी इसमें दिखी, मतलब झांकियां इसमें दिखी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम पर 100 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पहली बार 57 अग्निवीर पुरुषों और 9 अग्निवीर महिलाओं ने साउंड बैरियर ट्यून बजाई। रिपब्लिक डे परेड की बहुत बड़ी हाईलाइट रहे भारत के चीफ गेस्ट, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, दोनों यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ के 2 सबसे बड़े अधिकारी। परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अधिकारियों से बात करते नजर आए। कर्नल फेडरिक सिमन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ का दस्ता भी कर्तव्य पथ पर नजर आया। दोनों प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने यह भी बताया कि भारत और यूरोपीय संघ आपसी सहयोग बढ़ाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, जिसका अभी का सबसे बड़ा पड़ाव है इंडिया EU ट्रेड डील। अगली बड़ी खबर में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कल यानी 27 जनवरी को भारत EU ट्रेड डील का ऐलान होने वाला है। करीब 2 दशकों में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है, 2 दशकों से बात चल रही है और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारगुजारियों की वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। इतना कि दोनों पक्ष के लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। और ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है, EU और इंडिया दोनों को कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। EU में इस समय यूरोप के 27 देश शामिल हैं। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसी बड़ी आर्थिक ताकतें इसका नेतृत्व करती हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव बढ़ा है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ऐसे में यूरोपीय संघ के देश अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, साथ ही चाइना पर भी। लंबे समय से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, मसलन लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक में डाइवर्ट करे। इसी क्रम में भारत ने हाल फिलहाल कुछ बड़े ट्रेड समझौते भी किए हैं। इसी डाइवर्सिफिकेशन में एक बड़ा पड़ाव है यूरोप। यूरोप के लिए भारत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। GDP $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने वाली है, यानी एक बड़ा मार्केट यूरोप को मिल सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड में भारत को ट्रेड सरप्लस होता है, यानी भारत जितना आयात करता है उससे ज्यादा निर्यात करता है। करीब से $136 अरब का ट्रेड है दोनों के बीच। भारत करीब $76 अरब का निर्यात करता है और $60 अरब का आयात। इस एग्रीमेंट से यूरोप में लगने वाला टैरिफ और कम होगा। भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, मशीनरी है, यानी वो उत्पाद जिनको अमेरिकी टैरिफ की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है या पड़ा है, यूरोप में उनकी भरपाई हो सकती है। हालांकि भारत के लिए चिंता के कुछ पॉइंट्स भी हैं। सबसे बड़ी चिंता कृषि क्षेत्र की है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भी यही सबसे बड़ी चिंता है। विदेशी प्रोडक्ट के लिए भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलना चाहता है और इसके अपने कारण हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खेती किसानी के काम में लगी हुई है। मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। ऐसे में विदेशी प्रोडक्ट को छूट मिल जाएगी तो किसानों की आय इससे घटेगी, यानी उनको नुकसान होगा और मोदी सरकार को इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के मुकाबले यूरोप के साथ FTA जो है वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर उस तरह का असर नहीं डालेगा। अमेरिका से खतरा मुख्य तौर पर कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन और एथेनॉल को लेकर है। दूसरी तरफ यूरोपियन जो यूरोप के से आने वाली जो चीज़ें हैं जैसे वाइन, ऑलिव ऑयल जैसे प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में वो लाना चाहता है।
उन उत्पादों से भारतीय किसानों की ज़्यादा बड़ी आबादी पर असर नहीं पड़ेगा। भरपाई के लिए सब्सिडी देने पर विचार चल रहा है। दूसरी तरफ यूरोप के बाजार में भारत के सी फूड, फ्रूट, मसालों और चावल को अच्छा मौका मिलेगा। वहाँ पर उनकी उपलब्धता ज़्यादा होगी। और जानकारी ये भी है कि कार, वाइन और स्पिरिट जैसे सेक्टर्स में भारत धीरे धीरे टैरिफ घटा सकता है। ये वही तरीका है जो भारत ने ब्रिटेन जैसे देशों के साथ पिछले समझौतों में अपनाया है, यानी गाड़ी पटरी पर आती दिख रही है। तो इन सब के बीच में अब इंतज़ार है 27 जनवरी का। जो भी अपडेट आएगा इसे लेकर वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी, इस बार के पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। ऐलान होते ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवालों पर बात आगे करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए किन प्रमुख चेहरों का अनाउंसमेंट हुआ है या जिन्हें ये सम्मान से नवाजा जाएगा। सबसे पहले बात पद्म विभूषण की। इसके लिए मरणोपरांत अभिनेता धर्मेंद्र को ये सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है, सम्मान जो है वो दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर शिबू सोरेन, मरणोपरांत इन्हें भी इस सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा जस्टिस के.टी. थॉमस और आरएसएस के नेता पी. नारायणन को भी इस सम्मान से नवाजा जाएगा। पद्म भूषण के लिए नाम जो है वो कुछ प्रोमिनेंट नाम आपको बताते हैं। सिंगर हैं अलका याग्निक, एक्टर ममूटी, बिजनेस पर्सन उदय कोटक, टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज। पद्मश्री में क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी प्लेयर सविता पूनिया, एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी इनके नाम हैं। ये सारे नाम नहीं हैं, कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान हुआ है। इनमें से पद्मश्री की संख्या सबसे ज़्यादा यानी 113 है। अब आता है मुख्य सवाल, क्या इन पुरस्कारों के जरिए कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इनमें से करीब 29% पुरस्कारों का ऐलान उन हस्तियों के लिए हुआ है जो उन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वास्ता रखते हैं जहां इस बार की गर्मियों में चुनाव होने हैं, यानी असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। आंकड़ों में बात करें तो तमिलनाडु से 13, पश्चिम बंगाल से 11, केरल से 8, असम से 5 और पुडुचेरी से 1, यानी इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 38 नामों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट में छपे विश्लेषण बताते हैं कि काफी हद तक पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है। मसलन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन मौजूदा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से टकराव में थे। एझावा समुदाय से आने वाले वेल्लापल्ली नटेसन को पद्म भूषण दिया गया है। जानकारों का कहना है कि इसके जरिए राज्य में लेफ्ट के ट्रेडिशनल वोटर जो हैं, जो ट्रेडिशनल वोट सपोर्ट है, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। झारखंड में शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण क्रॉस पार्टी अप्रोच को दिखाता है। उनके बेटे और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि इन अवार्ड्स के जरिए मोदी सरकार पार्टी लाइन से ऊपर उठने का मैसेज भी दे रही है, जैसा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए, यानी विपक्षी की विचारधारा का विरोध लेकिन उसकी योग्यता का सम्मान। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।